ओके, वेलकम टू MongoDB। और फर्स्ट स्टेप जब आपने था वो बेसिक इंट्रोडक्शन था, वो आप ले चुके हैं। और अब आपको क्या चाहिए MongoDB यूज़ करने के लिए? MongoDB कंपास बेसिकली आपके पास एक GUI है MongoDB का, जिसके आप थ्रू मल्टीपल काम देख के करके देख भी सकते हैं, विजुलाइज भी कर सकते हैं। स्कीमा सब कुछ हम यहाँ से जाके इंस्टॉल कर देंगे। उसके लिए MongoDB को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास उसका कम्युनिटी सर्वर जो है वो होना चाहिए, वो डाउनलोड आपने कर लेना है, अपने पास इंस्टॉल कर ले। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है कि कुछ MongoDB की कमांड है उसको चलाना है। तो उसके लिए एक तरीका ये है कि आप मोंगोश को एक्सप्लिसिटली डाउनलोड भी कर लें अगर आपके पास नहीं है। मोंगोश लिख के मैं आपको आई गेस MongoDB शेल आपके पास आ रहा है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपने जाना है अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। और इन्वायरमेंट वेरिएबल के ऊपर जहाँ आपने इंस्टॉल किया है उसका पाथ लेके, यहाँ पाथ में जैसे मैंने मोंगोश के इधर इंस्टॉल किया रखा हुआ था, डाउनलोड के अंदर मोंगोश के अंदर /bin जो है वो मैंने सेव कर दिया है। उसको फायदा क्या होगा कि अब सीधा सीधा मुझे कुछ भी नहीं करना, मैंने जाना अपने कमांड प्रॉम्प्ट, अपना जो मेरा शेल खोल लें, कमांड प्रॉम्प्ट खोल लें। यहाँ आपने लिखना है मोंगोश। जैसे ही आप मोंगोश लिखेंगे तो आप मोंगोश के सर्वर को कर लेंगे। और नेक्स्ट आपको कुछ भी नहीं करना, अब आपने सीधी सीधी यहाँ से अपनी कमांड्स लिखनी है। फॉर एग्जांपल हेल्प लिखी तो उसने मुझे हेल्प शो करा दी, और शो डीबीएस, मुझे शो डीबीएस की कमांड जो है वो क्या बताती है, डेटाबेसेस। तो उसने मुझे जितने एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस थे वो दिखा दिए हैं। तो ये तो एक तरीका है, आप कमांड प्रॉम्प्ट पे काम कर सकते हैं। सेकेंड तरीका आपके पास ये है कि आप MongoDB कंपास जो है, MongoDB कंपास खोल लें। और खुलने के बाद आपने इसको लोकल होस्ट पे कनेक्ट कर लेना है। और यहाँ आपको वो देखें GUI में सारे एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस दिखा रहा है, ठीक है। और अगर आपने इसमें कोई नया डेटाबेस क्रिएट करना है, यहाँ से प्लस पे क्लिक करें, यहाँ जो भी डेटाबेस का नाम रखना है KRL, और आपने कलेक्शन जो है वो आपकी बेसिकली टेबल को रिप्रेजेंट कर रही होती है, जो भी आपने टेबल क्रिएट करना है, एम्प्लॉय, वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैं क्रिएट के बटन पे क्लिक करूंगी और मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्टक हुआ है, यहाँ उसने मेरा KRL का जो टेबल है और एम्प्लॉय की जो कलेक्शन, जो टेबल सॉरी KRL जो डेटाबेस है और एम्प्लॉय की जो कलेक्शन है जिसको हम नॉर्मल टेबल कहते हैं, वो उसने यहाँ पर क्रिएट कर दी है। अब वो जो कमांड प्रॉम्प्ट टाइप आपके पास था मोंगोश, यहाँ पर भी अवेलेबल है। और यहाँ पर भी जैसे मैंने शो DBS मैं करूंगी, शो डेटाबेसेस या DBS, वो मुझे लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस उसने दिखा दिया, और उसने मुझे यहाँ पर KRL जो मैंने क्रिएट किया है वो भी दिखा दिया है। और अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं यूज न्यू, सॉरी न्यू जो है उसने मेरा डेटाबेस करना नहीं चाहिए था, चलो हो गया, न्यू डेटाबेस उसने मुझे क्रिएट करके न्यू के नाम का दे दिया है। और आप देखें यहाँ पर वो आया है या नहीं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब उसमें फॉर एग्जांपल मुझे कोई मैं यहाँ से 1 मिनट कमांड्स खोल लूँ, उसमें मुझे कोई फॉर एग्जांपल कलेक्शन जो है वो क्रिएट करनी थी। अब इस कमांड को हम डिटेल में आगे देखेंगे, बट जस्ट मैं ऐसे टाइप कर रही हूँ, उसने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपना डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, हम यहाँ से सर्च करके देख लेते हैं। ये आपके पास यहाँ पर आ गया, आई गेस यहाँ पे भी सिंक्रोनाइज करते हैं, आ जाना चाहिए। ये रहा, सॉरी मुझे नजर नहीं आ रहा था। ये आपका डेटाबेस बन गया हुआ है और उसपे एक डिपार्टमेंट की कलेक्शन जो है वो बन गया है। अब ये कलेक्शन और डेटाबेस का तो आपको खैर आइडिया होगा, ये कलेक्शन में क्या बोल रही हूँ, इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा लेक्चर में वापस जाना पड़ेगा। और हम ये देख रहे थे कि डेटाबेस जो है वो बेसिकली आपके पास यहाँ पर इंडिविजुअल डेटाबेसेस दिखाई हुई हैं,
ठीक है। और उन डेटाबेसेस के अंदर आप देखें मुख्तलिफ कलेक्शंस हैं। जैसे आपके पास नॉर्मली एक डेटा जो रिलेशनल डेटाबेसेस थे उसमें क्या होता था, एक डेटाबेस आपको दी हुई है, उसके अंदर क्या है, मुख्तलिफ टेबल्स होते थे और उसमें मुख्तलिफ रिकॉर्ड होते थे। तो एक डेटाबेस के अंदर मुख्तलिफ टेबल्स जो है वो आपके पास कलेक्शन है, और जो रिकॉर्ड है वो आपकी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो इसको आपको इवन मोंगोडीबी मुख्तलिफ जो आपकी लैंग्वेजेस हैं उसके ऊपर भी उसके ड्राइवर्स मौजूद हैं, और आप मुख्तलिफ साइमल्टेनियसली एक ही डेटाबेस पे सबका काम कर सकते हो, कोई ओवरराइट नहीं करेगा, और हर एक को बस आपका मुख्तलिफ उसका ड्राइवर है वो आपने इस्तेमाल करते हुए यूज़ करना है। और इसके अलावा जो टर्मिनोलॉजीज है बस उसका आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास यहाँ पर भी डेटाबेस है, और वहाँ जो डेटाबेस को डिफाइन करते थे कि उसमें लिस्ट ऑफ टेबल थी, या आप कैसे कहते हो कि कंटेनर ऑफ कलेक्शन है, ठीक है। कलेक्शन यानी टेबल्स, ठीक है। और टेबल्स जो है वो बेसिकली आपके पास ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स यानी ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, यानी एक टेबल के अंदर मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। और सिमिलरली आपके पास डॉक्यूमेंट जो है वो एक डॉक्यूमेंट जो है वो एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक आपका रिकॉर्ड जो है, आप कहते हो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आपके पास आपका डॉक्यूमेंट हो, कलेक्शन होगी, टेबल हो गया, और उसके अंदर जो उसका रिकॉर्ड है वो आपके पास उसकी डॉक्यूमेंट होगी, ठीक है। तो एक यहाँ पर ये एक डॉक्यूमेंट बनी हुई है, एक ये डॉक्यूमेंट है और एक ये डॉक्यूमेंट है, और इसकी कलेक्शन का नाम कार्ड है, और डॉक्यूमेंट में पहला रिकॉर्ड ये, दूसरा रिकॉर्ड ये, और तीसरे रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट ये, ठीक है। तो रिकॉर्ड की जगह आपने डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 और डॉक्यूमेंट 3 का लफ्ज इस्तेमाल करना है। तो जैसे जेसन फॉर्मेट में की वैल्यू था, यहाँ पर भी आपके पास वैसे ही की और वैल्यू शो हो रहा है। दूसरी चीज यहाँ पर एक साइड बाय साइड कंपैरिजन है, जो ऐसे ट्रांजेक्शन्स आपके पास एसक्यूएल के अंदर होती थी, तो वैसे ही यहाँ पर भी आपके पास होती है। अभी हम इसको डिटेल में आगे कमिंग स्लाइड्स में देख लेते हैं। टेबल को कलेक्शन कहते हैं, रो को डॉक्यूमेंट कहते हैं, कॉलम जो वहां पर था उसको यहाँ पर आप फील्ड कहते हैं, जैसे सेकेंडरी इंडेक्स वहां था, यहाँ पर भी है। ग्रुप बाय के लिए हम एग्रीगेशन पाइपलाइंस इस्तेमाल करते हैं, और ज्वाइन के लिए एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स डॉलर लुकअप और डॉलर ग्राफ लुकअप को इस्तेमाल करते हैं। इसको भी अभी हम देख लेंगे। सो यहाँ तक अभी हमने ये देख लिया कि मोंगोडीबी की जो लुक है यहाँ पर वो इस तरीके से आ रही है। आप एक चीज देखिए, अंडरस्कोर आईडी जो है वो बेसिकली आपकी आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ कुछ उसने इस तरीके से नंबर आईडी को लिखा हुआ है। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट की आईडी है, ठीक है, वो ऑटो जनरेट हुई हुई है, आप खुद से भी दे सकते हैं, ऑटो जनरेट हुई हुई है। तो वो कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, जैसे कि टाइम स्टैम्प, रैंडम वैल्यूज, इंक्रीमेंट काउंटर्स, ओवरऑल ये 12 बाइट की होती है। इनके कॉम्बिनेशन से ये आपकी जो ऑब्जेक्ट की आईडी है वो क्रिएट हुई हुई है। और नेक्स्ट आपके पास एम्बेडेड डॉक्यूमेंट का कॉन्सेप्ट अभी पीछे मैंने आपसे कहा था, एसिड एम्बेडेड डॉक्यूमेंट और ग्रुप बाय अभी हम फर्दर आगे देखेंगे, ठीक है। तो जो पहला आपका एम्बेडेड डॉक्यूमेंट है कि आपको बेसिकली जब आप एग्रीगेट कर रहे होते हो, ज्वाइन लगा रहे होते हो, तो आपको बेसिकली करना ये पड़ता है कि ज्वाइन लगा के तो वो आप ज्यादा से ज्यादा एम्बेडेड डॉक्यूमेंट से भी कर सकते हो, यानी एक डॉक्यूमेंट के अंदर सब डॉक्यूमेंट्स एम्बेडेड है, ठीक है। वरना क्या होता, आर्टिकल अलग थी, टैग अलग थी, कमेंट अलग एक एक डॉक्यूमेंट थी। तो अब उसको आपने सीधा अपने आर्टिकल के अंदर कमेंट्स को एम्बेड कर दिया है, और टैग को भी आर्टिकल के अंदर एम्बेड कर दिया है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है, जैसे यहाँ आप देखें कमेंट्स के ये जो कमेंट्स की जो आपके पास आ रही है ना डॉक्यूमेंट, ये एम्बेड हुई हुई है आपके जो मेन डॉक्यूमेंट है उसके अंदर, ठीक है। अब इसका नाम फॉर एग्जांपल मेन था, तो मेन के अंदर उसने कमेंट्स को भी एम्बेड करके रखा हुआ है, फर्दर उसके अंदर ऑथर को एम्बेड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपके पास आती है आसान तरीके से समझने के लिए, दो एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स एक डॉक्यूमेंट के अंदर एम्बेड हुई हुई है। तो कॉन्टैक्ट आपके पास एक एम्बेडेड डॉक्यूमेंट है, सब सॉरी एम्बेडेड सब डॉक्यूमेंट है, और एक्सेस भी आपके पास एम्बेडेड सब डॉक्यूमेंट है, यानी एक मेन डॉक्यूमेंट के अंदर आपने ये अपने दो डॉक्यूमेंट्स को एम्बेड करके रखा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास चीजें आती हैं ट्रांजैक्शन एंड एसेट। तो एटॉमिक क्या होता था आपके पास, एटॉमिक क्या है कि सेट ऑफ आपके पास ट्रांजैक्शंस है, तो अगर उन ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन में से एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो आप क्या कहते थे कि पूरी स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। आप एटीएम पे गए, कुछ काम कर रहे थे, पैसे कैश नहीं निकला आपका, तो क्या हुआ, एक स्टेप बीच में से
आउट ऑफ कैश हो गया था आपका एटीएम, उसने आपको नहीं दिया, तो वो बाकी आपके पैसे डिडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर कैश नहीं लिख रहा तो पैसे नहीं डिटेक्ट होंगे। तो वो पिछली ट्रांजेक्शन्स थी वो भी आपकी कंप्लीट नहीं हुई। ओवरऑल कंप्लीट होंगी तो ग्रुप ऑफ आपकी स्टेटमेंट्स इकट्ठे चलेंगी, नहीं तो नहीं चलेगी, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन का बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ आपकी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स है। तो ये जो आपकी ग्रुप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स है, एटॉमिक के अंदर कहता है कि चलेगी तो सारी चलेगी, नहीं चलेगी तो एक भी नहीं चलेगी। यानी पैसे निकल आए और मतलब पैसे निकले भी नहीं और पैसे कट गए तो बैंक में कौन जाएगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंट एक चीज जो आपकी एक जगह रिफ्लेक्ट हो रही है वो सारी जगह आपकी वैसी रिफ्लेक्ट होगी। आइसोलेटेड यानी एक ट्रांजेक्शन दूसरे को छेड़छाड़ी नहीं कर सकती। जैसे आपने वर्चुअल मशीन देखी ना आइसोलेशन में कि एक की दूसरे को अफेक्ट नहीं कर सकती, तकरीबन वैसा ही है। ड्यूरेबल एक दफा जो चेंज हो गया वो आपका थ्रू आउट रहेगा। नेक्स्ट आपके पास वैसे MongoDB शेल को अभी हमने देख लिया था। तो हम यहाँ पर देखें उसने क्या लिखा हुआ है, यूज एडमिन शो यूजर्स। तो ये इसने अपनी जो कमांड्स हैं वो मोंगो के शेल पे चलाने की कोशिश की है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मेरा मोंगोस नहीं चल रहा था तो मैंने मोंगोश को चला लिया था। डेटा टाइप्स को अभी हम पहले भी देख चुके हैं। तो ऑब्जेक्ट और एरे थोड़ा सा है जिसको हम फर्दर आगे देख लेंगे। आपने अभी हेल्प की कमांड चला ली थी, शो डीबीएस चला लिया था और यूज डीबीएस की कमांड चलाई थी। मैंने अभी आपसे एक कलेक्शन का कुछ लिखवाया था जिसको भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो जो मेजर कमांड है हम उनको देख लेते हैं और थोड़ी सी उसमें से प्रैक्टिस भी कर लेंगे। यहाँ पर db डॉट कलेक्शन डॉट इंसर्ट लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब है db डॉट कलेक्शन का नाम आपने लिखा डॉट इंसर्ट। अब ये ऑब्सोलीट इंसर्ट नहीं चलेगा आपका, इंसर्ट वन या इंसर्ट मेनी, फाइंड वन फाइंड मेनी, अपडेट वन अपडेट मेनी। वन और मेनी के फंक्शन इस तरह से आपके पास आ रहे होंगे। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है डॉट इंसर्ट वन, ओ कैपिटल है वन का, ठीक है। डॉट इंसर्ट मेनी, एक रिकॉर्ड करना है तो वन, ज्यादा रिकॉर्ड करने हैं तो मेनी का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इन फंक्शंस के साथ भी वन और मेनी वैसे ही आपके पास आता है। यहाँ पर इंसर्ट फाइंड अपडेट रिमूव और ड्रॉप आप देख रहे हैं, तो यही अभी फंक्शंस को हम इस्तेमाल करके भी देख लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्यूरी के मेजर जो आपके करेक्शंस के ऊपर मेथड अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट कुछ आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर लिखे हुए हैं, जैसे कि डॉलर इक्वल टू, डॉलर इक्वल टू, डॉलर नॉट इक्वल टू, ये इक्वालिटी को चेक कर रहा होता है कि आइदर वो जो आपने टर्म दिया वो उसके बराबर है या नहीं है। डॉलर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, वो चेक कर रहा है जो वैल्यू आपने दी है वो उसके बराबर है। जैसे आप नॉर्मली ग्रेटर देन लेस देन लगाते हो उसके लिए ये आपके पास कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर दिए हुए हैं, ठीक है। डॉट इन का मतलब है कि एक्चुअल वैल्यू एक दफा आपके पास उसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। और डॉलर NIN जो है वो बेसिकली निगेशन ऑफ डॉलर इन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ तक अभी हम इसको प्रैक्टिस थोड़ी सी हल्की सी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहला काम ड्रॉप डॉट डेटाबेस। ड्रॉप डॉट डेटाबेस क्या करेगा, आप इसको एक दफा चला के देख लेना। ये आपकी जो एग्जिस्टिंग डीबी आपने यहाँ पर पहले हम ना यहाँ पर डीबी लिखते हैं, डी और बी, सॉरी इसने मुझे डीबी में बता दिया कि न्यू पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट काम मैंने क्या करना है, नेक्स्ट काम मुझे अपनी डेटाबेस को ड्रॉप करना है। तो वो ड्रॉप क्या करेगा, अगर उसमें कुछ पड़ा हुआ है ना कलेक्शन वगैरह, तो वो यहाँ पे ये वो सारी उड़ा देगा सब डेटा, ठीक है, उसने ड्रॉप कर दिया है। तो अगर आप अभी डिपार्टमेंट पड़ा हुआ था इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो फिर आपको तो यहाँ पे न्यू भी नजर नहीं आएगा, बट यहाँ पर अगर हम उसको अपनी कलेक्शंस को चेक करेंगे तो वो भी आपको क्या कह देगा कि कलेक्शंस अभी आपकी एग्जिस्ट नहीं करती। अब हमने दोबारा से अपनी db डॉट क्रिएट डिपार्टमेंट की क्यूरी को चलाना है। यहाँ पर मैंने db डॉट क्रिएट डिपार्टमेंट, मैं इसको अब थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ ताकि हमारा फोकस इधर है। एंटर किया, वो क्या कह रहे हैं, ये पहले से डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है और डिपार्टमेंट की जगह अब मैं यहाँ पर एक और कलेक्शन क्रिएट कर देती हूँ, एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय लिख दिया। इसने क्या किया, एक डिपार्टमेंट और एक एम्प्लॉय की मेरे पास कलेक्शन क्रिएट कर दी है। नेक्स्ट स्टेप मुझे ये करना था कि मुझे उसमें कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखना है, अब गौर से देखिए db डॉट इंसर्ट और यहाँ पर लिखा हुआ है एम्प्लॉय
कॉलन चेरिस जैसे जेसन फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आपने उसको क्या बताया हुआ है, सेल्स, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, ये जो आपके पास रिकॉर्ड है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये जो रिकॉर्ड है ये मेरे पास अपने एम्प्लॉय के टेबल में इंसर्ट करना चाहिए। क्या ये करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, या कर दिया इसने? उसने मुझे कहा इंसर्ट इज डेप्रिशिएटेड, यूज इंसर्ट वन या इंसर्ट मेनी, ठीक है। अभी आपको मैं यहाँ पर ये न्यू में देखें, एम्प्लॉय नहीं बना हुआ था, ठीक है। उसने एम्प्लॉय का खुद से मुझे कलेक्शन क्रिएट कर दिया। मैंने तो एम्प्लॉय के स्पेलिंग कुछ और EMPLY लिखे थे और उसने एम्प्लॉय खुद से क्रिएट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया था, इसको साइड पे कर देते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है db.employee.insert। जो मैंने db.employee लिखा है उसकी वजह से अगर वो कलेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, उसने क्रिएट कर दिया। वो आपसे कह रहा है कि इंसर्ट मत लिखें, इंसर्ट वन लिखें, ठीक है। वो डेप्रिशिएटेड है, एम्प्लॉय का नाम हम लिख देते हैं अहमद और डिपार्टमेंट उसका सेल्स ही रहने देते हैं। और अब दोबारा से वो हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया और यहाँ पर हम GUI पे जाकर उसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर उसका रिकॉर्ड आया है या नहीं। 2 रिकॉर्ड्स आ गए, क्रिस और एक अहमद का रिकॉर्ड मेरे पास आ गया है, ठीक है। ये भी हमें जरूरत नहीं है, इसको हम यहाँ से ड्रॉप भी कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और थोड़ा सा चेक के लिए वो कह रहा है एम्प्लॉय टाइप करें, तो ये उसको ड्रॉप करेगा। उस टाइम एम्प्लॉय जो है ड्रॉप कर दिया और एम्प्लॉय जो है वो आपके पास एज इट इज ही पड़ा हुआ। नेक्स्ट आपके पास हम अगली कमांड्स पे जाते हैं कि अब हमें कोई डेटा फाइंड करना है, ठीक है। और उसको फाइंड करने के लिए फॉर ईच प्रिंट जेसन, ये जेसन फॉर्मेट में दिखाएगा और अगर मैं इसको हटा के भी चला दूं तो भी मुझे रिजल्ट दे देगा। db.employee.find, मुझे पता कराना था कि मेरे एम्प्लॉय के फोल्डर के अंदर क्या कलेक्शन के अंदर कितने डॉक्यूमेंट्स थे, 2 थे, उसने क्रिस और अहमद यहाँ पर मुझे शो करा दिए। और अगर तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ तो भी फर्क ये है कि बस उसने एक एक रिकॉर्ड को अलग से जेसन फॉर्मेट में करके दे दिया, बट आपको दिखने में कोई इतना कोई खास नहीं है। आपके पास और डॉट प्रिटी का भी फंक्शन होता है, तो इन चीजों का खैर इतना फर्क नहीं पड़ता। जो मेजर है वो आपके पास आपकी फाइंड की जो है वो फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आप चाहते हैं कि आप फर्दर जो है यहाँ पर कुछ क्यूरीज लिखी हुई है, ठीक है, कि आप डॉट लिमिट यानी आप चाहते हो कि सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स ही शो हों। अभी जैसे कि मेरे पास मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ मैं इसको डालती हूँ और मैं क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं ताकि नजर आए आपको। यहाँ पर मैंने db.employee.find.limit.2 कर दिया, मैं लिमिट को 1 कर देती हूँ। मेरे पास 2 रिकॉर्ड्स हैं, उसने मुझे एक ही शो किया है, ठीक है। तो मैंने उस पर लिमिट लगा दी है कि मुझे एक ही रिकॉर्ड उसमें से शो कराओ। नेक्स्ट आपके पास क्या था कि आप उसको चाहते हो कि वो सॉर्ट होके आईडी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर तो आईडी आपने नहीं दी हुई तो बाय डिफॉल्ट वो पहले से ही सॉर्टेड है, तो वो आपको उसी तरह से दिखा रहा है। बट मैं एक चीज करती हूँ, जो प्रीवियस मैंने यहाँ आप देखेंगे लिखा हुआ था, उसमें मैं उसकी आईडी जो है अहमद की जगह यहाँ पर IB लिख देते हैं और एम्प्लॉय नेम से पहले हम _ID कॉलन 1 करते हैं। ये हमारे पास बन गई हुई है, ठीक है। और इसको मैं क्लियर स्क्रीन इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको ऊपर से नजर आए। और अब हम वो फाइंड वाली जो चीज है, सॉरी सॉर्ट वाली जो है क्यूरी चला के देखते हैं। तो आप देखिए जो सबसे पहले आईडी उसकी 1 थी, उसने टॉप पे शो कराई और बाकी उसने जो अपनी खुद आईडी जनरेट की ऑटो, उसको सॉर्ट करके आपको डिस्प्ले करा दिया है, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास एम्प्लॉय डॉट काउंट की आईडी है, हम उसको यहाँ पर चला देते हैं
तो वो आपको बता रहा है इवन द अप्रिशिएटेड है, वो आपसे कह रहा है काउंट डॉक्यूमेंट या इस तरह से इस्तेमाल करें, ठीक है, उसको ठीक तरीके से आप कर लीजिएगा, काउंट ना इस्तेमाल करें, आप काउंट डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल कर लें। वो आपको 3 बता रहा है, स्टिल वो आपको रिजल्ट्स दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपने अगर कोई रिमूव करनी है और डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड को आपने रिमूव करना है तो सॉरी मेरे से गलती से हो गया था, यहाँ हमने 8 लिखा हुआ है, मैंने 1 आईडी दी थी तो 1 को रिमूव कर दे। और अब आप अपना फाइंड का फंक्शन जो है वो सॉर्ट, बल्कि सादा हम फाइंड का फंक्शन चलाते हैं। वो मुझे अगेन सिर्फ 2 रिकॉर्ड दे रहा है, उसने फर्स्ट वन वाला डिलीट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अपडेट आती है कि आप चाहते हो कि किसी फर्दर सॉरी मेरे से क्लिक हो गया था, आप किसी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, अपडेट की क्यूरी चला दोगे, सॉरी अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट की क्यूरी चला दोगे। यहाँ पर आईडी लिखी हुई है ये, और मैं अगर 1 लिखती हूँ तो मेरे पास तो 1 रिकॉर्ड आईडी का तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसने कुछ भी अपडेट नहीं किया, ठीक है। तो अब हम दोबारा से एक रिकॉर्ड जो है जिसकी आईडी 1 है दोबारा से इंसर्ट कर देते हैं और अब अपना अपडेट का चलाते हैं। तो एम्प्लॉय का जो नेम है वो उसने चेंज कर दिया है, ठीक है, मॉडिफाई कर दिया एक सेल को। और अब आप अपना फाइंड की क्यूरी से पहले हम क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं और अब हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो उसने देखें आईवी की जगह जो आपके पास एम्प्लॉय नेम है, क्योंकि स्पेलिंग ये थे, उसने न्यू मार्क अपडेट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटी सी चीज यहाँ एन कैपिटल था, यहाँ एन स्मॉल था, तो उसने वो एज अ न्यू की जो है वो ऐड करके उसमें अपडेट कर दिया है। तो यही चीज अगर मैं दोबारा से चलाऊं स्मॉल एन करके, तो अब हम दोबारा से क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं और अब मैं आपको फाइंड चला के दिखाती हूँ। तो उसने यहाँ पर भी न्यू नेम, एम्प्लॉय नेम की जगह भी उसने न्यू मार्क ऐड कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा आप और भी मुख्तलिफ तरीके से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है db.employee find $s colon equals to colon 22222। ये जो चीजें हैं ये हम अभी स्लाइड से देख लेते हैं। तो आई गेस आपको ये इंसर्ट फाइंड अपडेट ड्रॉप ये चीजें इस्तेमाल खुद से करनी आ गई होंगी। और ये जो इक्वल और ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये और एंड नॉट नॉर एग्जिस्ट, ये आपने किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं अब इस पे आते हैं, ठीक है। तो हमने इंसर्ट कर लिया था, हमने फाइंड में कुछ चीजें देखी, हमने सिंपल फाइंड लगाया था तो उसने हमें लिस्ट ऑफ जो हमारे ऑब्जेक्ट्स थे वो यहाँ पर शो करा दिए। अब मैं फाइंड के बीच में एट अ टाइम तो एक ही चीज उसको भेज सकती हूँ कि जिसका नाम बाकी है वो मुझे फाइंड कर दो। तो आपने कर्ली ब्रैकेट्स डाले हुए हैं और बीच में क्या लिखा हुआ है, नेम कॉलन बकी। नेक्स्ट वो आपसे कह रहा है कि फाइंड नेम कॉलन स्लैश सी स्लैश सी। तो इसका क्या मतलब है, जिस नाम में सी आ रहा है, ठीक है, वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास आ रहे हैं। और अगर आप डॉट काउंट लगा दोगे तो वो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपने नेम सर्च किया, यहाँ आपने स्लैश सी के कहीं पे भी रेगुलर एक्सप्रेशन है एक तरह का, ठीक है, कहीं पे भी नाम के बीच में सी आ रहा है वो सारे रिकॉर्ड, वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो मेरे पास शो करा दो, ठीक है। तो रोजी भी आ जाएगा, बाकी भी आ जाएगा। अगर सिर्फ आपने लिखा के हो तो सिर्फ बकी वाला आएगा, स्लैश के स्लैश लिखा हो तो वो सिर्फ जो बकी था सिर्फ आपको वही शो कराएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आपके पास मैंने फाइंड पे आपको बोला, थोड़ा सा एडवांस पे चलते हैं कि डॉट फाइंड आप एक रिकॉर्ड भेज रहे हैं और आप डॉट प्रोजेक्ट करके यहाँ पर नेम कॉमा ID 0, यानी अगर आपने 2 भेजने हैं, ये कॉमा एक्स्ट्रा, नेम 1 हो और उसकी ID 0 हो, तो वो आप यहाँ पर प्रोजेक्ट करके 2 चीजें अगर आपने फाइंड 2 चीजों पे लगाना, कंपेयर करना है, तो वो आप इस तरीके से भेज रहे हैं। और अगर आपने सिंगल भेजना है तो वो आप यहाँ नेम कॉलन जॉन डो लिखकर भी भेज सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपने डिलीट करना है तो एक डिलीट करना है तो अगेन नेम के थ्रू करें तो नेम आप यहाँ लिख दे, या डिलीट मेनी आपने उसी नाम के अगेंस्ट, रॉस्कोय के नाम के अगेंस्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स, अगर एक नाम के मल्टीपल लोग यहाँ पर एंटर हुए हुए हैं तो वो क्या करेगा, मेनी में इन दोनों को डिलीट कर देगा। यहाँ देखिए 3 रॉस्कोय नाम के लोग थे, 1 किया
जो उसको पहला मिला उसने उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। और जैसे ही मैंने किया तो उसने 2 रिकॉर्ड्स मिले थे, दोनों के दोनों को यहाँ पर डिलीट कर दिया, जो भी मिले, जितने भी थे, 3 थे 4 थे, जितने भी थे उसने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास ड्रॉप था। ड्रॉप हमने प्रैक्टिस नहीं किया था, हम उसको यहाँ पे देख लेते हैं। db birthday डॉट फाइंड, ये बर्थडे में उसमें ये रिकॉर्ड थे, और ड्रॉप। और अब आप शो कलेक्शन करोगे तो बर्थडे की जो कलेक्शन थी वो उसने ड्रॉप कर दी है, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो ड्रॉप बेसिकली क्या करता है, कलेक्शन को डिलीट करता है आपके डेटाबेसेस में से, ठीक है। और db.drop database delete all the current database itself from the server। तो आप आई गेस ये तो करना नहीं चाहेंगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने थे। उसने क्या किया, इंसर्ट मैनी को इस्तेमाल किया। इंसर्ट मैनी के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसने 2 रिकॉर्ड्स जो हैं, ये जो आतिफ का रिकॉर्ड है और डॉक्यूमेंट है, और आमिर की जो डॉक्यूमेंट है, वो दोनों डेटा डाले हैं, कॉमा सेपरेट करके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एंटर कर दिए, तो वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा कि आप फाइंड के अंदर एक ही जो आपका फील्ड थी उसके थ्रू सर्च कर रहे थे, जैसे नाम के थ्रू कर रहे थे। अगर आप चाहते हो कि दोनों के थ्रू सर्च करो तो फिर आप क्या इस्तेमाल करोगे, एंड। यहाँ पर और से देखो, एंड लिखा हुआ है, एंड। पीछे आपको मैंने वो ऑपरेटर्स बताए थे ना, अभी उसमें से और भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, नॉट इन भी, डॉलर इन भी हो सकता है, इक्वल टू ग्रेटर टू भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम क्या कह रहे हैं कि फाइंड कर दो कलेक्शन में से, ये क्योंकि दूसरा आपका कोड है तो आप db.user.find लिखोगे, ठीक है। और ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहे हैं हम एंड, डॉलर एंड, कॉलन, ठीक है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स डली हुई है। मैं यहाँ पे पेन खोल लेती हूँ ताकि आपको इसका बेसिक जो सिंटैक्स है वो पता होना चाहिए। मैं 2 चीजों में लगा रही हूँ कि जिसका नेम जो है, जिसका मेरे पास कर्ली ब्रैकेट्स में मैंने नेम क्या हो, आतिफ, ठीक है, और जिसकी ईमेल क्या हो, atif@gmail.com समथिंग। तो ये मैंने बेसिकली इन दोनों को करना था सर्च, ठीक है। तो आतिफ का रिकॉर्ड भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर और ईमेल भी मेरी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है, और बीच में मेरे पास डला हुआ है कॉमा, ठीक है। तो इस सारे के सारे को अगर मैं थोड़ा सा आई गेस नीट करके लिख देती हूँ, मेरा हाथ नहीं पड़ा था। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नेम अंडरस्कोर आतिफ, ये आपका फील्ड 1 है, ठीक है। और ये आपके पास फील्ड 2 है, यानी फील्ड 1, और दूसरी फील्ड आपके पास ईमेल की थी, ये नाम था, और ये आपके पास आपकी ईमेल थी, ठीक है। और इन दोनों को आपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ था, कर्ली ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स, और कॉमा सेपरेटेड है, ये आपके पास कॉमा सेपरेटेड है दोनों, ठीक है। और उसको आपने किस में लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। और आप किस इन दोनों के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो कॉलन लिख के आपने क्या लिखा है, एम्परसेंड एंड, ठीक है। और इस सारे को अपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, और इसको आप अपने फाइंड के फंक्शन के अंदर पास कर रहे हो, ठीक है। तो ये फील्ड 1 कर्ली ब्रैकेट्स, कॉमा फील्ड 2 को भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स में एम्परसेंड एंड, ठीक है, कॉलन, सही है। और फिर आप क्या कर रहे हो, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखो कि आपने यहाँ पे फिर अगेन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये सारा डेटा किसको, फाइंड के फंक्शन को आपने पास किया है। तो वो क्या करेगा, जिसका नाम जो है आतिफ है और जिसकी ईमेल आईडी भी आतिफ ये है, उनको क्या करे, फॉर एग्जांपल आपने फाइंड लगाया हुआ है तो फाइंड करके लिया है, ठीक है। तो एंड का बेसिकली क्या काम है कि वो सारे रिकॉर्ड जिसपे वो दोनों हो रही है। अब आपके पास इसी तरह डॉलर ऑल भी है, जिसमें जिनकी सारे की सारी जिनकी नो एसक्यूएल लिखा है डॉलर ऑल पे, उन टैग्स को आप हमारे पास ले आओ, ठीक है। ये आपकी क्यूरीज एरे के ऊपर ज्यादा फर्दर ये अप्लाई आपके पास होती है, ठीक है। और इसके बाद आपके पास यहाँ डॉलर ग्रेटर देन और डॉलर लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो वो आपसे बेसिकली कह रहा है कि ये जो आपकी रिलीज डेट है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, ये देखो ये कर्ली ब्रैकेट्स में ये आपकी रिलीज डेट पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कि रिलीज डेट जो है वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, इस तारीख से, डेट से, ठीक है। और प्राइस जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे कॉलम्स है, ठीक है, वो आपकी क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 100, जो आपकी
प्राइस जो है वो आपकी अगर लेस देन इक्वल टू 100 है और जो आपकी डेट है रिलीज की जो डेट है वो आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी आपके पास डेट लिखी हुई है उससे, तो वो आपके पास क्या करेगा, ये आपके फाइन वो वाली चीजें लेकर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो फर्दर आपके पास जो एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो है बेसिकली ज्वाइंस का। तो अगर आप लोग एक डॉक्यूमेंट के अंदर ही एम्बेडेड डॉक्यूमेंट रख रहे थे तो वो तो ऑटोमेटिकली आपको ज्वाइन करके दे रहा है, बट अगर आप स्टिल उसको ज्वाइन को इस्तेमाल करना चाहते हो, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इस चीज को डॉलर लुकअप को इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो एक मिनट, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, हम थोड़ी सी लुकअप को देख लेते हैं। और ये आपके पास एक मेरे पास बहुत ही आसान एक है, मैं लिंक इसका भी शेयर कर देती हूँ। बेसिकली आप इसको इमेजिन करें, पोस्ट की आपके पास एक कलेक्शन है जिसमें टाइटल, ऑथर और लाइक्स है। ठीक है, इसी तरह कमेंट्स की कलेक्शन है जिसमें पोस्ट, टाइटल, कमेंट्स और लाइक है। तो बेसिकली यहाँ टाइटल है, ठीक है, यहाँ पोस्ट टाइटल के नाम से एक चीज एग्जिस्ट करती है। आपने इन दोनों को फॉर एग्जांपल एम्बेड करना है, तो पोस्ट के अंदर आप चाहते हो कि आपने कमेंट्स को एम्बेड कर लो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो आपको पहले db.post पोस्ट के टेबल में एम्बेड करना था, तो आप क्या यूज करो, पोस्ट के अंदर एग्रीगेट करो किस चीज को, उसको लुकअप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, ये जो चीज आपके पास लिखी हुई है इसको आपने एग्रीगेट करके अपने पोस्ट के अंदर डालना है, पोस्ट की क्यूरी के अंदर। ठीक है, तो लुकअप करो फ्रॉम कमेंट्स, ठीक है, कमेंट्स के टेबल, ये आपका जो बेसिकली कलेक्शन है, फ्रॉम द कलेक्शन नेम, और लोकल फील्ड के अंदर क्या लिखा हुआ है, उसका टाइटल, यानी लोकल फील्ड यानी पोस्ट की लोकल फील्ड है, फॉरेन फील्ड कमेंट्स की कलेक्शन, दो कलेक्शन है, पोस्ट और दूसरी कलेक्शन कौन सी है, कमेंट्स। तो जो लोकल फील्ड है वो पोस्ट की है और जो कमेंट्स है वो आपके पास दूसरा फॉरेन टेबल कलेक्शन है, तो फॉरेन फील्ड उसका नाम क्या है, पोस्ट टाइटल। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ वो किस नाम से था, पोस्ट टाइटल के नाम से था। ठीक है, और यहाँ पर वो टाइटल के नाम से था। ठीक है, तो बेसिकली अब वो क्या करेगा, एज कमेंट्स, एज अ कमेंट उसको आपके पास लेकर आए, तो अब क्या करेगा, वहां पर जो आपका टाइटल है उसके अंदर वो कमेंट के नाम के अंदर माए जहां पर उसकी मैच हो रही थी ये टाइटल, और ये टाइटल उसका जहां पर मैप हो रहा था, बेसिकली ये कौन सी थी, आपका पोस्ट का टेबल था और ये आपका कमेंट्स का टेबल, यानी ये पोस्ट की कलेक्शन और ये कमेंट्स की कलेक्शन थी। ठीक है, तो पोस्ट की कलेक्शन के अंदर उसने कमेंट की कलेक्शन को डाला है और उसका नाम क्या रखा है, कमेंट्स। ठीक है, और कहाँ, जहां उसका टाइटल और पोस्ट मैप हो रहा है उसको एज अ कमेंट करके उसने यहाँ पर ऐड करा दिया। सिमिलरली सेकंड पोस्ट जहाँ पे उसकी मैच हुई उसने वहां पे उसका डेटा कमेंट करके ला दिया है। तो बेसिकली आपकी क्यूरी क्या करी है, पोस्ट के अंदर क्या ऐड करी है, कमेंट्स का डेटा, कमेंट्स की कलेक्शन का रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और किस चीज पे मैपिंग कर रही है, टाइटल पोस्ट का था और पोस्ट टाइटल कमेंट्स के दोनों आपके पास फील्ड्स आ रही थी, उन दोनों को इक्वली मैच करके शो करा रही है। ठीक है, तो यहाँ आपने डॉलर लुकअप का फंक्शन इस्तेमाल किया है और एग्रीगेट की फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया उसका। ठीक है, इस तरह आपके पास मुख्तलिफ यहाँ पर जैसे ग्रेटर देन है, इक्वल्स टू है, यानी लाइक्स अगर उसके ग्रेटर देन पोस्ट लाइक्स हैं या इक्वल पोस्ट टाइटल बराबर है पोस्ट टाइटल के, तो उसको उसमें एम्बेड कर ले। तो मुख्तलिफ आपके पास यहाँ पर ऑपरेशंस हैं और आप इसको फर्दर खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, आपके पास पाइप का भी है जो कि आप इसमें जाकर खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो लास्ट में आपकी मेजर चीज रह गई थी वो इंडेक्सिंग थी। तो इंडेक्सिंग बेसिकली आपकी प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट आपका इंडेक्स होता है। आप लाइब्रेरी में जाते हो तो अगर आपके पास अल्फाबेटिकली इंडेक्स हो की चीजें पड़ी हुई है, ठीक है, तो मैं आपसे कहती हूँ कि आपकी रेटिंग 1 है, रेटिंग 2 है और रेटिंग 3 है। तो अब मुझे सर्च करना है, फाइंड करना है, तो मैं रेटिंग 1 के थ्रू फाइंड करूँ तो वो मेरी फर्स्ट रेटिंग की भी स्कैन करता है, सेकेंड रेटिंग की भी स्कैन करता है और थर्ड रेटिंग की भी स्कैन करता है। अगर मैंने इंडेक्सेस बना लिए हैं, फर्स्ट रेटिंग के अलग से इंडेक्सेस बना लिए हैं, सेकंड रेटिंग के अलग से बना लिए हैं, थर्ड के अलग से बना लिए हैं, तो जब मैं फाइंड करूंगी रेटिंग 1 के थ्रू, तो जो रेटिंग 1 वाली डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन करके मेरे पास ले आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम उस इंडेक्स को कैसे क्रिएट करें हैं, db.book बुक्स कलेक्शन के अंदर आप एक इंडेक्स रेटिंग के नाम से फॉर एग्जांपल 8 रेटिंग का इंडेक्स बना रहे हो, 1 का बनाना है तो यहाँ 1 लिख देंगे, 2 बनाना है तो जहाँ मेरा हैंड है यहाँ पे आप 2 बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा। आप इवन यहाँ पर जाएंगे
तो इधर जाएं आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, यहाँ से भी अपने इंडेक्सेस देख सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपके पास जो आपका आईडी है वही आपके इंडेक्स के तौर पर रेफर हो रही होती है। और अगर आपने गेट करने के कितने इंडेक्स बने हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं कि db.books, यानी कलेक्शन का बुक्स आपकी कलेक्शन का नाम है, .indexes, वो आपको जो भी आपके इंडेक्सेस बने हुए हैं वो आपको बता देगा। रेटिंग 8 पे बनाया है फॉर एग्जाम्पल, रेटिंग 1 पे बनाया, 2 पे बनाया, 3 पे। अब जब मैं फाइंड करूंगी रेटिंग 1, ठीक है, तो वो मुझे रेटिंग 1 के डॉक्यूमेंट्स फटाफट स्कैन करके मेरा डेटा ला देगा। सो दिस इज इट फॉर MongoDB। आई होप सो आपको क्लियर होगा। कोई आपकी क्यूरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो।